हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एट होम। तो आज के इस वीडियो में ना हम DECE 3 के जो बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें कि पहला है प्रबंधन और नेक्स्ट होगा CDPO के कार्य, बजट बनाने का महत्व और टैगोर एंड फ्रॉबेल के जो शिक्षा, जो बच्चों की शिक्षा है ना उसके ऊपर जो विचार दिए थे उनके बारे में। और नेक्स्ट आई थिंक जो चाइल्ड टू चाइल्ड या फिर वुमन टू वुमन जो कार्यनीति होती है ना, महिला से महिला की कार्यनीति, उसके बारे में। तो हम पहला पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन शब्द हम प्रबंध के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुप्रचलित शब्द है जो कि ना लगभग कोई भी काम हो सबके लिए प्रबंधन की जरूरत पड़ती है और सबके लिए इसका व्यापक रूप से यूज़ होता है। अब इसकी परिभाषा जो दी गई है तो पहले किसने दी है? सबसे पहले देखिए हम, ये हेरेल्ड कूंच एंड हींज वैरिक ने दी है। तो उन्होंने क्या कहा है प्रबंध के बारे में? उन्होंने कहा है कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने व उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें जो लोग होते हैं वो समूह में काम करते हुए चुनिंदा लक्ष्य को कुशलता से प्राप्त करते हैं। अब ये इन्होंने कह दिया। अब रॉबर्ट एल ट्रिवेली और जो जेन न्यूपोर्ट ने कहा है प्रबंध के बारे में, वो नीचे दिया गया है कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो कि उद्देश्यों को प्रभावी व कुशलता से पूरा करने के लिए मनुष्य व भौतिक जो संसाधन है उनमें समन्वय के लिए की जाती है। अब ये इनके द्वारा हो गया। अब नेक्स्ट परिभाषा जो प्रबंधन की दी गई वो क्रीटनर के अनुसार दी गई। क्रीटनर ने कहा है कि प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर व उनके माध्यम से कार्य करने की एक प्रक्रिया है। किसी भी संगठन, चाहे वह कोई सा भी संगठन हो, औपचारिक या अनौपचारिक हो, इनमें ना जो संसाधन होते हैं ना वो निम्नलिखित होते हैं। 3 संसाधन होते हैं। पहला मानव संसाधन, दूसरा भौतिक संसाधन और तीसरा वित्तीय संसाधन होता है। और जो ये संसाधन होते हैं, इन संसाधनों का जो अनुकूलतम प्रयोग होता है उससे संगठन के लक्ष्यों की जो प्राप्ति होती है वही प्रबंधन कहलाती है। जैसे हम एक शालापुर केंद्र में ना अगर सोच रहे हैं कि चिल्ड्रंस डे वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या क्या देखेंगे कि जो धनराशि कितनी है हमारे पास, कितने लोग हमें डोनेशन देंगे, काम में मदद करेंगे, आयोजन के लिए जगह क्या रहेगी, और इसकी संरचना किस बेस पे आधारित होगा ना चिल्ड्रंस डे। तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे? संसाधन। और इन संसाधनों के प्रयोग के द्वारा जो आयोजन है उसे हम ना मेमोरेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो वो जो प्रक्रिया रहेगी ना वो सारा का सारा जो करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रबंधन करना पड़ेगा हमें। जैसे कि योजना बनाएंगे, आयोजित करेंगे, नियंत्रित करेंगे, मूल्यांकन होगा, ये सारे के सारे प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये होता है प्रबंधन। नेक्स्ट हमारा CDPO के कार्य क्या है? अब जो CDPO होता है वो बाल विकास पदाधिकारी होता है। अगर आपसे जैसे कंफ्यूज नहीं हो ना, अगर ऐसे पूछे CDPO के कार्य बताइए या फिर ऐसे पूछे बाल विकास पदाधिकारी के जो कार्य होते हैं वो बताइए, तो वो सेम ही रहेगा। हाँ, लेकिन पर्यवेक्षक एंड CDPO वो सब अलग अलग होते हैं। तो इसमें CDPO के कार्य पूछे हमसे। तो एक परियोजना जो होती है उसमें 1 लाख की, जहाँ पे जिस जगह पे 1 लाख की आबादी हो जाएगी, तो 1 लाख की आबादी के ऊपर एक परियोजना होती है और उसके अंदर ना 100 आंगनबाड़ियाँ आती हैं। और जो परियोजना होती है उसका एक अधिकारी होता है, उसे ही बाल विकास अधिकारी या CDPO कहा जाता है। CDPO के जो कार्य होते हैं ना इनके, तो वो निम्नलिखित होता है। पहला काम होता है गाँव के जो नेता या विशिष्ट व्यक्ति होते हैं ना, बड़े लोग, उनके साथ संपर्क स्थापित करना। जो CDPO होता है वो पर्यवेक्षक या जो सुपरवाइजर है उसके साथ मिलकर परियोजना क्षेत्र का पहले मैप बनाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे आने वाले जो उस जो एरिया में जो भी सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, जो भी लोग होते हैं ना, विशिष्ट व्यक्ति, और भी जो उन सब से ना मिलते हैं और उनको कार्यक्रम में उनके लाभों के बारे में समझाने का काम करते हैं। और वो ना जो लाभ बताते हैं, समझाते हैं, तो क्या क्या है कि जो हम ये जो परियोजना रहेगी उससे गर्भावस्था के दौरान माता व जो बच्चे होते हैं उनको पूरक आहार प्रदान किया जाएगा, उनकी देखभाल होगी ताकि उनका बच्चा जो होता है ना वो स्वस्थ पैदा हो। कार्यक्रम में जो माता होती है और उन शिशु होते हैं उनकी मृत्यु दर भी कम होगी, क्योंकि हम लोग ना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। वो ये बताते हैं कि जो हम ये आयोजन करेंगे इसके अंतर्गत विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा आपके घर के आसपास ही, ताकि ये आपको दूर भी नहीं जाना पड़े। जो बच्चे होते हैं ना, जो ये सारे के सारे अपंगता बीमारियों से इनका बचाव होता रहेगा। नेक्स्ट इनका कार्य जो बताएंगे कि उन लोगों को कि बच्चे जो होते हैं उनको स्कूल के लिए तैयार करेंगे हम यहाँ पे, और उनका जो सर्वांगीण विकास होगा। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए यहाँ पे हम जो परियोजना करेंगे उनमें उन्हें पूरक आहार दिया जाएगा और उनका वृद्धि अनुवीक्षण भी किया जाएगा, ताकि जो बच्चे का विकास सही से हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम लोग पता कर पाएँ। अब दूसरा काम इनका रहेगा कि समुदाय के साथ ये लोग बैठक आयोजित करेंगे। जो CDPO होता है वो पर्यवेक्षक के साथ मिलकर गाँव जो ग्राम प्रधान होता है ना,
गांव का जो मुखिया होता है उसकी मदद लेंगे और गांव के जो समुदाय हैं उनके साथ बैठकों का आयोजन करेंगे, यानी कि मीटिंग की व्यवस्था करते हैं, ताकि ना जो समुदाय हैं उनके लोगों से आईसीडीसी या फिर हम आंगनबाड़ी भी बोल सकते हैं, उनके कार्यक्रम के लाभ और सेवाओं के बारे में उन लोगों को ना समझा सकें और उनसे अनुरोध करें कि आप लोग भी इस सेवा में शामिल हो। नेक्स्ट उनका काम रहेगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों का चयन करना। जो सीडीपी होता है वो जब वो बैठकों का आयोजन करता है तो उस बैठक में समुदाय के लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करता है कि हम जो ये आंगनबाड़ी बनाएंगे इनमें ना कार्यकर्ता रखने हैं हमें और सहायक रखने हैं, तो वो उन लोगों में से ही चुनेंगे और उसके लिए वो समुदाय की मदद लेंगे, राय लेंगे। और जो कार्यकर्ता चुनेंगे उनके ना जो क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो ये रहेगा कि वो गांव से ही होनी चाहिए जो कार्यकर्ता होगी या हेल्पर जो भी होगी, और उसकी शैक्षिक योग्यता कम से कम ना 8वीं कक्षा तक हो या उससे ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर कई कई जगह ऐसा होता है ना कि जो लड़कियां या महिलाओं की शिक्षा दर बहुत कम होती है और वहाँ पे तो 8वीं तक कोई पढ़ी लिखी नहीं मिल सकती, तो ऐसी स्थिति अगर होगी ना, कोई नहीं होगी, हाँ, तो 8वीं कक्षा से कम पढ़ी लिखी महिला भी चुन ली जाएगी, लेकिन ज़्यादातर 8वीं महिला को ही वो दी जाती है, अगर अवेलेबल है तो उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट कार्य रहेगा कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वह सहायक है उनका प्रशिक्षण करवाने में हेल्प करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, जो सीडीपी होता है उसके अंतर्गत इन कार्यकर्ताओं को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके लिए इन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र या AWTC भेजा जाता है। और जो सहायक होते हैं उन्हें भी 10 दिन का प्रशिक्षण देना होता है। 2 साल के बाद इनको दोबारा प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे कि पुनश्चर्या प्रशिक्षण कहते हैं, उसके लिए भेजा जाता है, जो कि जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें 2 हफ्ते का प्रशिक्षण होता है पुनश्चर्या प्रशिक्षण, और जो सहायक होते हैं उनका 1 हफ्ते का होता है। तो ये सारे CDPO के कार्य थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बजट बनाने का महत्व क्या है, ये पूछ सकते हैं कि बजट देखभाल केंद्र की स्थापना करते समय बजट बनाने का क्या महत्व है, कैसे भी करके पूछ सकते हैं, मतलब है हमारा बजट बनाने का महत्व मुख्यतः। तो बजट क्या है, बजट एक निश्चित अवधि में प्राप्ति व व्यय का अनुमान होता है, यह प्रत्याशित प्राप्ति व प्रस्तावित व्यय का एक विवरण होता है। इस तरह से जो विवरण तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो से ही हम बजट बनाना कह सकते हैं। बजट बनाने का महत्व क्या है, जो बजट बनाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से ना बजट बनाने के लिए देखना होता है कि धन कहाँ से आएगा और उसे कहाँ खर्च करेंगे हम। जो बजट होता है व्यक्तिगत मद मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कितना खर्च होना है, तो उसके लिए व्यय की राशि बांटने में सहायक होता है और उन चीज़ों का भी पता लगता है इससे कि किस चीज़ पे ना फालतू खर्चा हो रहा है और किस चीज़ पे हमें लगाना चाहिए था और किस चीज़ पे एक्स्ट्रा लग रहा है, कहाँ हम बचा सकते हैं, कहाँ खर्च करने की ज़रूरत होती है। अतः बजट योजना बनाने का एक उपयोगी साधन है क्योंकि इससे पता चलता है कि किन मदों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है और किन पर होना चाहिए या किस क्षेत्र में ज़्यादा व्यय करना हमें चाहिए। जो बाल देखभाल या केंद्र जो होता है, शालापुर केंद्र में बजट बनाने का क्या महत्व है। बाल देखभाल जो संस्थाएं होती है वो क्या है, लाभ अर्जित करने वाली नहीं होती हैं, इसलिए इनको ना जो इनके पास जो पैसे आते हैं तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सोर्स नहीं होता, तो बाहर से मिलने वाले फंड है ना उन्हीं पे ही निर्भर रहती हैं। क्योंकि जो ये शालापुर केंद्र होते हैं इनके पास ना सिर्फ 2 ही तरीके से फंड उपलब्ध होता है। एक तो क्या रहता है कि जो एजेंसियां होते हैं उनसे अनुरोध करें कि हमें ना इतना डोनेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या फिर जो अभिभावक होते हैं उनसे ये कह सकते हैं कि हमें ना एक्स्ट्रा केंद्र के लिए ना कम पड़ रहा है या सुविधाएं ज़्यादा दे रहे हैं, तो इस हिसाब से आप लोग ना फीस बढ़ा दीजिए बच्चों की, इस टाइप से माता पिता से अनुरोध कर सकते हैं। अतः केंद्र के लिए बजट बनाने का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यह ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि किन चीज़ों पर खर्च करना होता है, किन चीज़ों पर कितना कितना कैसे खर्च करना होता है। अब इसके लिए हमें ये भी स्कूल के लिए जब बजट बनाएंगे ये सब ध्यान रखना है कि पैसा कहाँ से आएगा, और जो स्कूल का केंद्र प्रभारी होता है वो इसका ना पूरा हिसाब किताब रखना चाहिए उसे, जैसे कि केंद्र कितने घंटे काम करता है, कितने बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, केंद्र किस जगह पे है, शहर में है, ग्राम में है या फिर जनजातीय क्षेत्र में, कहाँ पे है वो, केंद्र में पर्याप्त स्टाफ है या नहीं, जो केंद्र के लिए ज़रूरी चीज़ें जो होती है ना, बच्चों की किताबें और बैठने की कुर्सी, टेबल, अलमारी या फिर जो छोटे मोटे ब्लॉक्स, चार्ट्स, जो भी बच्चों के रिक्वायरमेंट होते हैं ना शालापुर केंद्र में, वो सब है या नहीं है, इन चीज़ों की ना सही सही जानकारी विवरण के लिए बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर ऐसे पूछे ना कि आपकी राय में बजट बनाना क्यों ज़रूरी है, तो हम ये सब लिख के लिख देंगे कि इसलिए हमें लगता है कि शालापुर केंद्र के लिए स्थापना करते समय बजट बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा आ गया पर्यवेक्षक के कार्य। अब देखो वो सुपरवाइजर है ना, पर्यवेक्षक ये है, और जो हमने पहले पढ़ा था ना वो CDPO के कार्य थे जो कि बाल विकास पदाधिकारी होता है। अब पर्यवेक्षक उसमें ना कंफ्यूज नहीं होना, पर्यवेक्षक का मतलब सुपरवाइजर, इसके अलग काम होते हैं। जो पर्यवेक्षक होता है
इसे हम सुपरवाइजर भी कहते हैं। वह व्यक्ति होता है जो अपने अधीनस्थ जो व्यक्ति होते हैं ना उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह उत्पादन को नियंत्रित करता है, संगठन की योजनाओं को समुचित रूप से कार्यान्वित करता है तथा जो कर्मचारी होते हैं उन्हें अनुशासित व निष्ठावान बनाने के लिए प्रयास करता है ताकि वे और ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करें, कार्य करें, मन लगा के कार्य करें। जो पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर होता है उसकी विशेषताएं या कार्य क्या क्या होते हैं। पहला, निर्णय ले पाना। एक अच्छा पर्यवेक्षक परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। जो कार्यकर्ता अनुशासनहीन है, वह सहयोग नहीं करता काम में, उसे अनुशासन करने के लिए ना बिल्कुल टाइम से कि उसी टाइम या तो उसे हटाएं या उसे लगाएं या उससे बात करें, तो उसी टाइम निर्णय लेना जरूरी होता है। और जो अच्छा पर्यवेक्षक होता है वो सही समय पर निर्णय लेता है। यही एक अच्छे पर्यवेक्षक की पहचान होती है। पर्यवेक्षण जब करेगा वो तो उसमें लचीलापन दूसरा टॉपिक है। जब लोग भिन्न भिन्न होते हैं तो उनके व्यवहार भी क्या अलग अलग होते हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है। तो जो अच्छा पर्यवेक्षक होता है ना वो इतने लोगों के साथ काम करता है तो उसका अनुभव होता है, और उस अनुभव से ना वो लोगों के साथ ऐसे बर्ताव करना सीख जाता है कि इसके साथ ऐसे बात करनी है, इसके साथ ऐसे बात करनी है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं मतभेदों में समायोजन कर सकता है वो। तो उसके पर्यवेक्षण में लचीलापन होता है। संप्रेषण संबंधी अच्छे कौशल। अन्य लोगों से कार्य करवाने के लिए उनके साथ ना अच्छे से बात भी की जानी चाहिए, ताकि जैसे एक बोलने का तरीका होता है ना, हम ऐसे करके किसी से बोलेंगे, कोई सुने ना सुने, एक तरीका होता है। हम उन्हें बोल भी दें, काम भी करवा लें, और उन्हें ये भी पता नहीं लगे कि हमने उनसे काम निकलवा लिया अपना। तो ये भी हर एक में ना कला होती है, तो ये अच्छे पर्यवेक्षक में होनी चाहिए। ये अच्छे पर्यवेक्षक में लिखित व मौखिक संप्रेषण की योग्यता होनी चाहिए ताकि वे अपनी बात या संदेश अच्छे से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सके। नेक्स्ट कार्य होता है जिम्मेदारी लेने में तत्परता दिखाता है। वैसे तो कार्य जो होते हैं वो अधीनस्थ कर्मचारी करते हैं, ठीक है, पर्यवेक्षक के, परंतु उन कार्यों की जिम्मेदारी तो पर्यवेक्षक की ही होती है। एक अच्छा जो पर्यवेक्षक होता है अपने जो नीचे के जो काम करने वाले होते हैं उनके कार्य की और अपने कार्य की जिम्मेदारी हमेशा लेने को तत्पर रहता है। वो काम गलत हो सही हो, ठीक है, जिम्मेदारी पर्यवेक्षक की होती है, वो अधीनस्थों की नहीं होती है। मानव व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि। अन्य लोगों से कार्य करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल की जरूरत होती है, वो क्या होती है, मानव व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि। कि जैसे कार्य में कोई गलती या कमी रह जाए तो उसे खोजना, फिर उसका समाधान करना। अतः अच्छे पर्यवेक्षक जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते। जैसे अगर कार्यकर्ता ने किसी काम के लिए मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो ये नहीं कहते अच्छा तू नहीं कर पाएगा उसके साथ लड़ने बैठ जाए, नहीं, पहले उससे बात करेंगे, पूरी बात सुनेंगे उसकी, फिर जानेंगे कि क्या क्या कमी है, किस वजह से तुम मना कर रहे हो। ये अगर किसी चीज़ की कमी है, ये काम करने में तुम्हारे पास कुछ चीज़ उपलब्ध नहीं है तो बताओ, तो उस चीज़ का ना समाधान करते हैं। तो ये एक अच्छा पर्यवेक्षक होता है। नेक्स्ट है समानुभूति उत्पन्न करने की योग्यता होती है। ये जो पर्यवेक्षक होते हैं सभी के साथ एक जैसा ना व्यवहार करते हैं, समानुभूति के साथ काम करते हैं, उनको अच्छे से समझाते हैं ताकि कभी ना उन्हें कोई काम गलत हो जाए। उनके साथ ना अच्छा नेचर रखते हैं, ऐसा ऐसा नेचर रखते हैं कि कभी उनको गलती से डांटना भी पड़े, प्यार से बोले तो उनको ना ऐसा ना लगे कि अच्छा इन्होंने पहले मुझे इतने अच्छे से बोलते थे आज डांट दिया ऐसे कैसे, या हमेशा डांटते थे आज प्यार से बोलते, कोई तो बात है, इस तरह का नहीं रहता ना, उनका व्यवहार ना एक जैसा रहता है और अच्छे से रहता है। तो वे अगर वो कभी भी ना नीचे काम करने वालों को डांट दें, प्रशंसा करें, तो वे उस स्थिति को समझेंगे और ये समझेंगे ना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। नेक्स्ट हमारा शालापुर शिक्षा क्षेत्र में फ्रोबेल व टैगोर का योगदान। पहला है फ्रोबेल। जो फ्रोबेल होता है उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी प्रयास की समग्रता पर बल दिया था। उनके अनुसार जो बच्चे होते हैं ना उनकी वृद्धि और विकास आंतरिक शक्ति द्वारा निर्देशित होती है। जैसे बाल्यावस्था होती है, उनके अनुसार ना बाल्यावस्था होती है उसका भी एक मूल्य होता है, बच्चों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं और उसकी अपनी एक सृजनात्मकता होती है। इसलिए जो अध्यापक होते हैं ना उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि ना ये ना कि बचपन है, बचपन में क्या क्या सीखेंगे क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको ना आदर भाव से देखना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनके साथ व्यवहार करते समय जो वयस्क होते हैं उनको समझदारी से व्यवहार में मार्गदर्शन करना चाहिए। जो फ्रोबेल है उनके अनुसार बच्चों की अपनी निजी क्रिया जो होती है वही शिक्षा का प्रमुख साधन है। जो बच्चे खुद से अपने काम करते हैं ना, खुद से सीखते हैं, वही शिक्षा का प्रमुख साधन था फ्रोबेल के अनुसार। उनके अनुसार खेल बच्चे के अनिवार्य अंग है, उनका मुक्त व प्राकृतिक विकास खेल द्वारा ही होता है। फ्रोबेल के अनुसार खेल शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। बच्चों के लिए जो खेल है उतना ही नैतिक है जितनी कि वयस्क के लिए अपने काम के प्रति निष्ठा है। जैसे कि हम बोलते हैं हमारा काम इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए उनका खेल होता है। इसलिए हमें ना बच्चे के खेल को एवं नहीं लेना चाहिए कि खेल ही तो रहा है, क्योंकि उससे वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं अपने आगे के जीवन के लिए। फ्रोबेल थे, उन्होंने क्या किंडर गार्डन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। किंडर गार्डन क्या, किंडर गार्डन जो होता है वो शब्द ना जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है बच्चों का बगीचा। उनके अनुसार बच्चे व पौधे में समानता होती है, जैसे कि दोनों की वृद्धि और विकास में भी समानता होती है। जैसे एक बीज होता है, बीज के अनुसार ही पौधा भीतर से बढ़ता रहता है, वैसे के बच्चे होते हैं वो भी अपने अंदर की मनोवृत्ति व प्रवृत्ति मनोवेग इनके अनुसार ही बड़े होते हैं। फ्रोबेल ने स्कूल की तुलना बगीचे से की, अध्यापक की तुलना माली से, वे जो बच्चे होते हैं ना उनकी तुलना प्यारे प्यारे कोमल पौधों से की है। उनके अनुसार किंडर गार्डन में बच्चों के लिए ना जो जो सुविधाएं दी जाती है, क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों को, खेल होता है पहले,
जो बच्चों के स्वनिर्माण में सहायक होता है। प्रकृति का अध्ययन किया जाता है किंडरगार्टन में, विभिन्न कार्यों का अभ्यास कराया जाता है, खास करके बागबानी, जो कि बच्चे जो होते हैं ना उनका चरित्र निर्माण में सहायक होती है। विशेष खेल खेलाए जाते हैं, गीत जो कि सीखने की क्रिया या शिक्षा को बढ़ाते हैं। विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर निर्माण कार्य करना सिखाते हैं किंडरगार्टन में। फ्रोबेल के अनुसार इनका जो प्रमुख घटक होता है वो सृजनात्मकता, इनकी पद्धति दृष्टिकोण नई खेल सामग्रियाँ सबसे अलग व नई थी फ्रोबेल के अनुसार जो शिक्षक होते हैं वे निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए उनको, बल्कि जब बच्चे होते हैं ना कार्य कर रहे तो उनको सावधानी पूर्वक निर्देशित करना चाहिए। उनकी समानुभूति, विनम्रता, सहयोग, बाहरी अनुशासन, ये सारा का सारा बच्चों को समझाना चाहिए। जो फ्रोबेल की किंडरगार्टन की संकल्पना है आज भी आज के समाज में बहुत मान्यता है उसकी, और उनका ना प्रमुख योगदान माना जाता है बच्चों की शिक्षा के लिए फ्रोबेल का। नेक्स्ट है टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, वो एक महान कवि होने के साथ साथ बहुत बड़े शिक्षक और दार्शनिक एक ना आर्टिस्ट कलाकार भी थे। उनका जो शैक्षिक दर्शन होता है उन खुद से ही प्रभावित था वो। उनके अनुसार जो प्रकृति होती है ना, जो नेचर होता है, वही बच्चों की उत्तम पाठशाला, पाठ्यचर्या तथा शिक्षक है। उनके अनुसार जो नेचर होता है उसी से बच्चा सीखता है। वे परंपरागत शिक्षा पद्धति के खिलाफ थे, जो कि बच्चों को कक्षा व घर की चार दीवारी में ना सीमित कर देती है। टैगोर प्रकृतिवाद के साथ साथ प्रयोगवाद के भी मानने वाले थे। वे आत्मबोध पर आधारित स्व शिक्षा में विश्वास करते थे। वे बच्चे की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे, जो कि जो बच्चे की बुद्धि, निर्णय, हृदय, ज्ञान, क्रिया व आराधना से संबंधित है। उनकी जो शिक्षा थी टैगोर की, वो सार्वभौमिकता की अवधारणा दिखाई देती थी उनमें। टैगोर के ऊपर एच.बी. मुखर्जी ने कहा है कि टैगोर वर्तमान भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। उन्होंने देश के लिए शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों की स्थापना करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने अपनी शैक्षिक संस्थाओं में ऐसे प्रयोग किए कि जो उन्हें ना आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया, जिन्होंने उनको अब जो टैगोर के शैक्षिक विचार क्या क्या हैं? टैगोर के शैक्षिक विचार निम्नलिखित है। जो शिक्षा है उसका सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। बालक की शिक्षा का महत्व जो माध्यम होता है वो मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा ना उसमें जल्दी सीखता है। शिक्षा सजीव एवं गतिशील होनी चाहिए। प्रकृति से संपर्क के साथ बच्चे को सामाजिक संपर्क के भी अवसर देने चाहिए, ताकि उनका समाज सेवा व स्वशासन के भाव भी उनके अंदर ना विकसित हो जाएं। संगीत, अभिनय व चित्रकला का विकास हो। जन सामान्य को शिक्षा के लिए जो देसी प्राथमिक पाठशालाएं होती है ना उनको पुनर्जीवित करना चाहिए। शिक्षा है, शिक्षा को पूर्व मानव के रूप में विकसित करना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिए बच्चों को आत्माभिव्यक्ति के अवसर भी देने चाहिए। शिक्षा प्रदान करते समय बच्चों को ना स्वतंत्रता देनी चाहिए। प्राचीन जो वैदांतिक शिक्षा के साथ आधुनिक पाश्चात्य जो अभिवृत्तियां उनको भी मिला के और फिर शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जो टैगोर थे उनका उद्देश्य शिक्षा द्वारा पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए पूर्ण विकास करना था। जो टैगोर की जो शिक्षा थी उसमें जो कुछ सब्जेक्ट थे, खेल क्रियाएं थी, कुछ कार्य थे, खेल कूद, स्वशासन, अभिनय, बागवानी, ये सारे के सारे ना टैगोर की शिक्षा के अंदर शामिल हैं। टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए और बच्चे की स्वाभाविक रुचि व आवेगों पर आधारित होनी चाहिए। जो शिक्षक होते हैं वे जो होते हैं वो पुस्तकों पर ही निर्भर ना रहे, मतलब ऐसा नहीं कि किताबों से ही पढ़ाएं, बल्कि प्रश्न उत्तर करें, वाद विवाद करें, ये सब भी यूज़ करें बच्चे के साथ। शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय, दस्तकारी आदि को स्थान देकर शारीरिक क्रिया को महत्व देना चाहिए व इस क्रियाविधि का उपयोग करना चाहिए। शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षण विधि में बच्चों के अनुभव व इंद्रियों का भी प्रयोग करें। जो टैगोर ने उन्होंने कहा है कि भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, यानी कि जैसे बच्चे को कहीं घुमा रहे हैं और उस टाइम सिखाएंगे ना तो बच्चा ज़्यादा और तेज गति से सीखता है। यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारा संचार की बच्चे से बच्चे की कार्यनीति या फिर चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति जो होती है ना वो है। अब चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति का आशय है कुछ बच्चों को प्रशिक्षित करने के बाद उन बच्चों द्वारा दूसरे बच्चों को प्रशिक्षित करने में उनकी सहायता प्राप्त करना। मतलब हम कुछ बच्चों को सिखा देंगे, फिर उन बच्चों का हम इस्तेमाल करेंगे अन्य बच्चों को सिखाने के लिए। अब हम 100 बच्चे, अब हम 10 को बता देंगे, 10 बाकी 5 को बताएंगे, फिर वो 5 बाकी 5 को बताएंगे, वो 5 बाकी 10 को बताएंगे। इस तरह से क्या बच्चे से बच्चे की कार्यनीति हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ तो खुल के बात करते हैं आपस में, लेकिन शिक्षकों के साथ थोड़ा सा ना झिझकते हैं बात करने में। अब इस कार्यनीति के सिद्धांत या उद्देश्य क्या है? विभिन्न शहरों, नगरीय क्षेत्रों में जब माँ काम पर जाती है ना, या फिर घर के काम कर रही होती है, तो उस टाइम क्या जो बड़े बच्चे होते हैं ना उनके ऊपर छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। तो उन्हें बोलते हैं इनको संभालना, इनकी पूरी जिम्मेदारी रखना, इसे खाना खिलाओ, नहलाओ, ये सब काम ना बच्चे को दे दिए जाते हैं, बड़े बच्चे को। तो इसके साथ ही अगर जो बच्चे होते हैं उनको और थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो ये सब करते समय बच्चे ना स्वास्थ्य स्तर व विकास के जो बच्चों के ना परिवर्तन भी ला सकते हैं हम बच्चों के लिए।
अतः इस नीति का उद्देश्य बड़े बच्चों को शिक्षित करना व उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे जो अच्छी आदतें व जीवन के सही मूल्य हैं वो ग्रहण करें और इन्हीं को देखभाल के दौरान अपने छोटे भाई बहनों को भी प्रेषित करें, यानी कि उनको भी सिखाएं। इसमें बच्चों को संबंधी निरोधक व निवारक उपाय बताए जाते हैं जो कि बच्चे जल्दी ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो हमेशा सीखने के लिए जिज्ञासा होती है उनमें, उनकी उत्सुकता के कारण ही वे नए नए प्रयोग करते रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी निवारक निरोधक उपाय सीखते हैं जिससे कि वो जो अपने सामर्थ्य की भावना का विकास होता है उनमें खुद से कि हम कुछ कर पाते हैं, आत्मविश्वास आत्महत्व की भावना बढ़ती है बच्चों में। जो बच्चे होते हैं उनकी आदतें पक्की नहीं होती क्योंकि ना बदलते रहते हैं ना उनके विचार, तो अगर जो हम उन्हें सिखाएंगे ना तो वो नई नई चीज़ें जल्दी सीखते हैं। छोटे बच्चों के साथ ये बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बड़े बच्चों के साथ जब खेलते हैं या फिर कोई भी बात करते हैं तो बड़े बच्चे अध्यापक के समान लगते हैं उनको, और उससे ना वो खुशी खुशी सीखते हैं, जैसे कि खेल, सूचना, ज्ञान, अन्य कौशल वो ना बड़े बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं। प्रारंभिक वर्षों में सीखी गई आदतें बच्चों के मन में जीवन भर के लिए बैठ जाती है, जो कि भावी अभिभावकों के रूप में अच्छी आदतें, अच्छे मूल्य व अच्छे वातावरण के निर्माण में सहायता करते हैं। बच्चे एक दूसरे के विचार व अभिवृत्तियों के प्रति अनुक्रिया ज़्यादा दिखाते हैं, इससे क्या बच्चे से बच्चे को सिखाने में आसानी होती है। जो बच्चे होते हैं वे परिवारों तक पहुंचने का एक ना अच्छा माध्यम है, अतः हम ना बच्चों को सिखा सकते हैं, उनके माध्यम से उनके माता पिताओं को समझाकर उनके जो विचार होते हैं ना उनमें भी हम बदलाव ला सकते हैं। अब जो बच्चे से बच्चे कार्यनीति हमारी भूमिका या फिर यह जो बच्चे से बच्चे कार्यनीति ना कैसे कार्य करती है या फिर हमारी भूमिका, ये दोनों एक ही बात है। अगर ये ज़्यादा नंबर का आए तो हमें ये लिखना है, नहीं तो हमारे यहाँ तक ये प्रश्न हो जाएगा, उत्तर खत्म हो जाएगा। अगर आए कि हाँ 10 नंबर का आंसर लिखना है तो हमें ये नीचे का लिखना है, बच्चे से बच्चे की कार्यनीति में हमारी भूमिका क्या है या ये कैसे कार्य करती है। हम बच्चों में स्व सहायता कौशल अर्जित करने में मदद कर सकते हैं ताकि जो बच्चे होते हैं इसका प्रयोग से अपने व अन्य परिवारजनों के बीमार होने पर उनका प्रयोग करके सहायता कर सकते हैं, जैसे कि उनको पौष्टिक भोजन बनाना सिखा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे उगाना कैसे उगते हैं वो सिखा सकते हैं, अलग अलग रोगों के कारण बता सकते हैं, उनसे ना बचाव या फिर जो फर्स्ट एड होता है ना वो सिखा सकते हैं। ये सब हम बच्चों को कहानी, छोटे छोटे नाटक, कठपुतलियों का खेल, जो बच्चों के उम्र के हिसाब से जो खेल क्रियाएँ होती हैं ना उनके द्वारा, प्रदर्शनियों द्वारा हम सिखा सकते हैं। उनको छोटे छोटे व्यायाम, जीवन रक्षक घोल बनाना, कटने जलने छिलने पे ना जो छोटा मोटा इलाज किया जाता है, वो कीड़े मकोड़े जब काट जाएँ तो जो फर्स्ट एड दिया जाता है, और जो हमारा वातावरण है उसे कैसे स्वच्छ रखें, ये सब हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्रभाव बनाने के लिए बच्चों में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन करवा सकते हैं, इससे बच्चा ना और खुश होकर और उत्साहित होकर इसमें भाग लेता है। और इन सभी क्रियाओं में ना स्कूल के बच्चे जो होते हैं, अपने आसपास के हम उम्र बच्चे जो होते हैं उनको, छोटे भाई बहन या फिर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते ना किसी वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उनको भी शामिल कर लेते हैं, जिससे कि बच्चे से बच्चे की कार्यनीति ये कोई भी सूचना देने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। नेक्स्ट हमारा है महिला से महिला या लड़की से लड़की की कार्यनीति। इसकी विशेषताएं क्या है, ये जो कार्यनीति है बच्चों में सही मूल्य व अभिवृत्तियां विकसित करने में एक महिला या लड़की की जो भूमिका होती है ना महत्वपूर्ण होती है। जो लड़कियां महिलाएं होती हैं इन्हें समझाना आसान होता है, क्योंकि ना इनके लिए अपना जो परिवार होता है ना, अपने जो होते हैं उन सबसे ज़्यादा उन्हीं की खुशी इनके लिए मायने रखती है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है परिवार की। कई महिलाओं में नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं जिसके द्वारा हम क्या अन्य स्त्रियों व लड़कियों को भी प्रेरित करवा सकते हैं। महिलाएं व लड़कियां मुख्य रूप से अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार दर्शाते हैं, अतः इनके द्वारा सूचना जो हमें देनी है वो उनके पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदार आदि में ना आदान प्रदान की जा सकती है और आराम से हो सकती है। अब इस कार्यनीति का क्या स्वरूप है, कैसे काम करती है, या इसके चरण क्या क्या हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें नेतृत्व करने वाली जो महिलाएं लड़कियां हमें उसका पता लगाना होता है। फिर जो हम संदेश देना चाहते हैं ना वो कि क्या संदेश देना उसका निर्णय लेते हैं। फिर संदेश देने के लिए क्या तरीके अपनाएंगे वो चुनना होता है हमें। फिर उसके बाद हम ना मौखिक रूप से महिला या लड़की से लड़की द्वारा संदेश को अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए लड़की या महिला को प्रोत्साहित करते हैं, उसे सिखाते हैं। इसके लिए वे जानकारियां उन लोगों के साथ बांटी जाए जिनको किसकी जरूरत है। तो यहाँ पे ये प्रश्न खत्म होते हैं। ये DEC 3 के प्रश्न उत्तर खत्म हो गए यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।